चैप्टर नंबर 7, इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी। इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी क्या है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। किस तरह की टर्मिनोलॉजी लाइफ इंश्योरेंस में बोली जाती है, किस तरह की टर्मिनोलॉजी नॉन लाइफ इंश्योरेंस में बोली जाती है, और कुछ टर्मिनोलॉजी दोनों बिजनेस में बोली जाती है। इन सब के बारे में आज के इस चैप्टर में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। प्रपोजल proposal made by the person who wants to take insurance and include details of they want to insure and the type of cover they require। एक प्रपोजल फॉर्म होता है, उसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी आपसे मांगती है और आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें इंश्योरेंस की जो रिक्वायरमेंट है आपकी अकॉर्डिंगली आप उसमें डिटेल फिल करके देते हो। एक बार आपने प्रपोजल फॉर्म दिया, वो जाता है अंडर राइटर के पास। अब अंडर राइटर का काम है या तो वो इस रिस्क को रिजेक्ट करेगा या इस रिस्क को एक्सेप्ट करेगा। अगर एक्सेप्ट करेगा तो टर्म्स कंडीशन क्या डालेगा और टर्म कंडीशन के साथ साथ कितना उस पर प्रीमियम लेने वाला है। तो ये प्रपोजल फॉर्म के बाद की ये कार्रवाई होती है। उसके बाद इसमें कुछ इंडोर्समेंट होते हैं। एक बार आपकी पॉलिसी बन गई, उसके पास कुछ चेंजेज हैं, कुछ एड्रेस का चेंज है या फिर कुछ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस में चेंजेज हो गया है या कुछ लोकेशन में चेंज हो गया है, तो वो सारी की सारी चीजें आप बाद में चेंज करा सकते हैं, जो कि इंडोर्समेंट कहलाती हैं। फिर आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस बोले जिस प्रॉपर्टी का आप इंश्योरेंस करने जा रहे हो उसे कहते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में ह्यूमन लाइफ का इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है, फायर की पॉलिसी में भी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। फिर होता है सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड कहते हैं बीमा राशि, यानी कि मैक्सिमम वो अमाउंट जो किसी भी क्लेम में आपको मिलने वाला है, मैक्सिमम अमाउंट, उसे हम कहते हैं सम इंश्योर्ड। फिर आता है द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी और पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का पीरियड जिसे कहते हैं हम टर्म। अब टर्म में ट्रेवल इंश्योरेंस में फॉर एयर एयर ट्रेवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। अब टर्म जो है, जो ट्रेवल इंश्योरेंस में है, इंश्योरेंस है, उसमें एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच में जाने में जो भी टाइम लगेगा वो उसमें टर्म डिसाइड हो जाती है। जैसे नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, आपकी हेल्थ पॉलिसीज हैं और आपकी फायर पॉलिसीज हैं, इनका टर्म, इनका पीरियड जो होता है वो 1 साल का होता है। तो ये टर्म जो है 1 साल का हुआ। फिर एक्सक्लूजन्स होते हैं। एक्सक्लूजन्स बोले तो कुछ टर्म्स कंडीशन जो कि पॉलिसी में कवर नहीं है, कुछ ऐसी चीजें जो कि पॉलिसी आपको नहीं प्रोवाइड कराने वाली है, पॉलिसी उन चीजों का कवरेज नहीं देने वाली है, वो सारी की सारी एक्सक्लूजन्स में आती हैं, एक्सक्लूजन्स कहलाते हैं। फिर कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जो पॉलिसी लेने से पहले के लिए होती हैं, जैसे कि मटेरियल फैक्ट्स हैं, कुछ विशेष जानकारियां हैं, कुछ इस तरह की जानकारियां हैं जो इंश्योरेंस कंपनी को बताना जरूरी है, उन्हें कहते हैं मटेरियल फैक्ट्स। उन मटेरियल फैक्ट्स को आपको इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस लेने से पहले यानी कि प्रपोजल फॉर्म भरते समय ही बताना होता है। फिर कंडीशंस आती है सब्सिक्वेंट, यानी कि पॉलिसी के दौरान कुछ चेंजेज हैं तो उसको आपको नोटिफाई करना है इंश्योरेंस कंपनी को। उसके बाद आती है कंडीशन प्रीसीडेंट टू लायबिलिटी। लायबिलिटी आने से पहले की जो कंडीशंस हैं, मतलब लायबिलिटी अभी आई नहीं है, उससे पहले कोई चीज ऐसी हो रही है आपके साथ में, तो उसका इंश्योरेंस कंपनी को बताना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम के बाद आपको पता चलता है कि कुछ एम्प्लॉय उसमें डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, तो वो जो चीजें आ रही हैं और आपने इस तरह की पॉलिसी ले रखी है कि जिसमें कि फिडेलिटी गारंटी टाइप की पॉलिसी है, तो उसमें ये सारी चीजें क्लेम आने से पहले ही आपको बताना है इंश्योरेंस कंपनी को कि हमें कुछ डाउट है अपने एम्प्लॉयज को और ये इस तरह का गड़बड़ कर सकते हैं। इस तरह की कंडीशंस आती हैं। फिर होता है रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि स्टेटमेंट विच हैज बियरिंग ऑन द रिस्क regardless of whether made in writing or verbal by the person requesting insurance is called a representation। अगर आप बीमा, किसी भी चीज का बीमा लेना चाहते हैं तो जो कुछ भी आप इंश्योरेंस कंपनी को बताते हैं, चाहे वो आप
लिखित में बताते हो या आप वर्बल बताते हो, मौखिक रूप से बताते हो, वो सारा का सारा कहलाता है रिप्रेजेंटेशन। ये दो तरह का होता है, इनोसेंट रिप्रेजेंटेशन, इनोसेंटली मिस रिप्रेजेंटेशन, और फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। इनोसेंटली बोले उसकी नीयत तो साफ थी, बट उसने उन चीजों को बता नहीं पाया वो, तो वो होता है इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। और एक होता है कि फर्जी क्लेम लेने के लिए उसने इस तरह की चीजें बताई हैं, इस तरह की चीजें उसने की हैं, तो वो होता है फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। Where representations are based on fact, they have to be true, and if based on belief, they may be substantially true. अब दो तरह के रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, एक होते हैं जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, तो उनको बताना तो आपको कंपलसरी है, और कुछ बिलीफ है, विश्वास है, उस तरह के मर्यादाएं हैं, मान्यता है उस तरह की, तो उनको पर्याप्त मात्रा में आपको बताना जरूरी होगा। इसके बाद आती है वारंटी। ए वारंटी इज ए प्रॉमिस, एश्योरेंस और गारंटी मेड बाय द पॉलिसी होल्डर। अब ये पॉलिसी होल्डर एक पॉलिसी में कुछ गारंटी देता है, कुछ आश्वासन देता है कि मैं ये करूंगा अपने कंसाइनमेंट को सेव करने के लिए, या अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए मैं ये चीजें करूंगा। वो सारी की सारी प्रॉमिस वारंटी की शक्ल में पॉलिसी में आ जाती है, उनको हम वारंटी कहते हैं। फिर होता है क्लेम। जब आप अपना दावा करते हो, सपोज आप कंसाइनमेंट, आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है, अपने माल का बीमा कराया हुआ है, माल में कोई डैमेज हो गया तो आप उस पर क्लेम करोगे। दावा, क्लेम का मतलब है दावा, क्लेमेंट मतलब दावा करता, जो दावा करेगा उसे क्लेमेंट कहेंगे। फिर होता है एस ग्रेसिया पेमेंट। वैसे एस ग्रेसिया पेमेंट उसे कहेंगे, पेमेंट बनती तो नहीं थी एज पर टर्म कंडीशन, कुछ उसमें इस तरह की चीजें थी कि इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट नहीं करना चाहिए था, लेकिन इंश्योर्ड की कंडीशन को देखते हुए, कुछ उसकी छोटी मोटी सी गलतियों को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनी ने वो क्लेम पे कर दिया, तो उसे कहते हैं एक्स ग्रेसिया पेमेंट। उसके बाद आता है असाइनमेंट। अपने अधिकारों को दूसरों को ट्रांसफर करने का नाम है असाइनमेंट। जैसे कि होम लोन के टाइम पे इंश्योर्ड क्या करता है, बीमित व्यक्ति क्या करता है कि अपनी पॉलिसी को इंश्योरेंस बैंक को ट्रांसफर कर देता है, जो जिसने लोन दिया हुआ है इसको, तो उसे कहते हैं असाइनमेंट। जो असाइनमेंट करता है उसे कहते हैं असाइनर, और जो असाइनमेंट लेता है, मतलब जिसको ट्रांसफर होता है, उसे कहते हैं असाइनी। उसके बाद हम बात करते हैं एक्चुअली क्या होता है। A person known as an actuary is generally responsible for calculating and certifying that the insurer premium rates are viable. अब एक्चुअली का काम क्या होता है, ये स्टडी करता है कि जो प्रीमियम के रेट सेट हुए हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं। इसके पास बहुत सारा डाटा होता है, उस डाटा को ये एनालाइज करता है, एनालाइज करने के बाद ये इस चीज को दर्शाता है, बताता है कि इस चीज का इतना प्रीमियम होना चाहिए, और वो जो प्रीमियम वो चार्ज कर रहा है वो उस पर कंपनी सरवाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये काम होता है एक्चुअली का। उसके बाद आते हैं प्रीमियम रिजर्व। When an insurer receives premium, a certain amount is set aside to meet their liabilities. This is called premium reserve. जो प्रीमियम आप इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, वो सारा का सारा प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी अपने जरूरतों के मुताबिक खर्च नहीं कर सकती। उसमें से कुछ अमाउंट फ्यूचर की लायबिलिटी के लिए रिजर्व रखा जाता है, ताकि अगर फ्यूचर में कोई इस तरह के क्लेम्स आएंगे तो वो उसमें से मीट आउट होंगे। इसी तरह के रिजर्व को अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो उसको कहते हैं लाइफ फंड। फिर होता है ग्रोस डायरेक्ट बिजनेस। वो क्या होता है, ग्रोस डायरेक्ट बिजनेस इज बिजनेस रिटर्न डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट। जो बिजनेस मार्केट से डायरेक्टली लिखा जाता है, डायरेक्टली किया जाता है, उसे कहते हैं ग्रोस डायरेक्ट बिजनेस। इस बिजनेस में कुछ अमाउंट री इंश्योर किया जाता है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी अपने रिस्क का भी इंश्योरेंस कराती है, उसे हम री इंश्योरेंस कहते हैं। तो जितना उसमें री इंश्योरेंस वाला पार्ट में जाता है उसे कहते हैं सीडेड। और उसके बाद अगर कोई री इंश्योरेंस कंपनी उस रिस्क को एक्सेप्ट करती है, मतलब उस रिस्क को लेने के लिए रेडी हो जाती है, तो उसे कहते हैं रिस्क इज एक्सेप्टेड, यानी कि रिस्क को ले लिया गया है। फिर नेट बिजनेस किसे कहेंगे, नेट बिजनेस कहेंगे पूरा प्रीमियम, ग्रोस प्रीमियम आपने जो लिया और जो आपने सीड कर दिया, यानी कि जो आपने प्रीमियम री इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया, उसको माइनस करने के बाद जो बचता है उसको कहते हैं हम नेट बिजनेस। फिर आता है एक्सपेंस रेशियो।
द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस इज टू प्रीमियम इज नोन एज एक्सपेंस रेशियो। ये एक्सपेंस और प्रीमियम मतलब कितना एक्सपेंस हुआ और कितना प्रीमियम आया, उसका एक रेशियो निकाला जाता है, उसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। इट इज इंपॉर्टेंट दैट दीज रेशियोज आर मॉनिटर्ड बिकॉज ये जो रेशियोज हैं इनको बड़ा ध्यान से मॉनिटर किया जाता है। क्यों किया जाता है? द लॉ प्रिस्क्राइब लिमिट्स ऑन एक्सपेंसेस। जो इसमें इंश्योरेंस का जो लॉ बना हुआ है ना, वो एक प्रिस्क्राइब करता है, यानी कि निश्चित करता है कि आप उससे ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं कर सकते हो। A part of all premium used for expenses, and it is important to ensure that actual expenses don't exceed estimated expenses। एक estimate किया जाता है, expenses को कि भाई इससे ज्यादा expense नहीं होगा, तो वो देखा जाता है कहीं जो expense रियल में हो रहा है कि उससे ज्यादा तो नहीं है। The amount of premium paid out in claims is called loss ratio। अब प्रीमियम और क्लेम्स का कंपैरिजन किया जाता है, तो उसमें से जो निकलता है उसे हम कहते हैं लॉस रेशियो। उसके बाद आता है आईसीआर। आईसीआर बोले तो इनकर्ड क्लेम्स रेशो। इन जनरल इंश्योरेंस देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड इनकर्ड क्लेम्स रेशो और आईसीआर। आईसीआर इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब ये आईसीआर क्या है, इनकर्ड क्लेम्स रेशियो क्या है? इनकर्ड क्लेम रेशियो को क्लेम्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि पूरी साल में जितने वैल्यू के क्लेम हम देंगे वो जोड़ेंगे, और उसके बाद साल के एंड में जितने वैल्यू के क्लेम आउटस्टैंडिंग होंगे यानी कि पेंडिंग होंगे उनकी वैल्यू को जोड़ेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे वो क्लेम जो साल के शुरू में मौजूद थे। इस तरह से आईसीआर निकालेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कंबाइंड रेशियो। अब कंबाइंड रेशियो क्या है? द कंबाइंड फिगर ऑफ लॉस रेशियो प्लस एक्सपेंस रेशियो इज कॉल्ड द कंबाइंड रेशियो। लॉस रेशियो और एक्सपेंस रेशियो दोनों की कंबाइंड फिगर को कहते हैं कंबाइंड रेशियो। The second National Family Health Survey, the Mortality and Morbidity Investigating Center, an affiliate of the Institute of Actuaries of India, the Life Insurance Council and IRD are involved in preparing and updating the mortality, death rates and morbidity other than death loss rates tables which reflect the experience in India। अब इसमें mortality और morbidity दोनों की एक टेबल बनाई जाती है, जो कि वो एक टेबल दे दी जाती है, अंडर राइटर को दे दी जाती है, और वो उसी के अकॉर्डिंगली प्रीमियम डिसाइड करते हैं। फिर एक लॉयड्स। लॉयड्स इज एन ओल्ड एंड प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इन लंदन देयर प्रोवाइड यूजफुल सर्विसेज टू द इंश्योरेंस बर्ड। ये लॉयड्स जो है एक बहुत पुराना संस्थान है जो कि महत्वपूर्ण जानकारियां और सर्विसेज इंश्योरेंस सेगमेंट के इंश्योरेंस बर्ड को प्रोवाइड कराता है। इसके बाद आता है प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी एसोसिएशन है, ये P&I क्लब्स। ये क्या करता है? इसका काम है जो शिप ओनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी जो कार्गो के प्रति होती है, क्रू के प्रति होती है, अगर उनके शिप डैमेज हो जाए उसकी भी जो लाइबिलिटी होती है उसको ये मीट आउट करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट प्रीमियम इन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में फर्स्ट प्रीमियम क्या होता है? जब आप लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रहे होते हैं उस टाइम पे जो पहली बार जो पैसा दिया जाता है, जो पहली बार पैसा दिया जाता है उसे कहते हैं फर्स्ट प्रीमियम। उसके बाद जितनी बार भी पैसा दिया जाता है उन सबको कहते हैं रिन्यूअल प्रीमियम। फिर होता है मोड ऑफ पेमेंट्स, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली। किस तरह के मोड में आप लाइफ इंश्योरेंस में खासतौर से पेमेंट कर रहे हो उसको कहते हैं मोड ऑफ पेमेंट। उसके बाद आता है लिमिटेड पेमेंट पॉलिसी, यानी कि आपकी पॉलिसी थी सपोज 15 साल के बाद मैच्योर होनी थी, लेकिन आपने उसको 12 साल ही पैसा देना है, तो उसको कहते हैं लिमिटेड पेमेंट पॉलिसी। उसके बाद आता है सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, जैसे नाम ही सजेस्ट करता है कि एक बार ही पूरा पैसा देना है, तो वो आता है सिंगल प्रीमियम पॉलिसी। उसके बाद एक टर्म यूज होता है डेज ऑफ ग्रेस। अब डेज ऑफ ग्रेस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में 1 मंथ का एक ग्रेस पीरियड होता है कि अगर आपकी पॉलिसी का जो प्रीमियम फॉल कर रहा है जुलाई में, तो आप अगस्त तक उसको पेमेंट कर सकते हो। पूरा 1 महीने का ग्रेस पीरियड होता है, उसे कहते हैं डेज ऑफ ग्रेस। अगर उस दौरान भी पॉलिसी का पैसा जमा नहीं होता है, प्रीमियम नहीं आता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो वो पॉलिसी हो जाती है लैप्स, और इस प्रक्रिया को कहते हैं इन डिफॉल्ट ऑफ प्रीमियम पेमेंट, यानी प्रीमियम पेमेंट में उसने डिफॉल्ट कर दिया, पेमेंट नहीं करवाया। फिर कुछ लेस पॉलिसी होती है, पुरानी पॉलिसी पड़ी है 4-5 साल पड़ी हुई है, उसके बाद प्रीमियम नहीं आ रहा है, तो उनको कन्वर्ट किया जा सकता है पेड अप पॉलिसी में। पेड अप पॉलिसी बोले कि उनका बेनिफिट उसको मिलेगा, जितना पैसा उसने दिया है उसी के अकॉर्डिंगली मैच्योरिटी पे उस इंश्योर्ड को
इंश्योर्ड को उसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये हो गया हमारा कन्वर्टेड इनटू पेड अप पॉलिसी। इसके बाद हम बात करेंगे डिफर डेट। अब डिफर डेट दो तरह से होती है। एक तो जो बच्चों की पॉलिसियां होती हैं उसमें डिफर डेट होती है कि एक सर्टेन टाइम के बाद वो पॉलिसियां जो है ना एप्लीकेबल होती हैं। कुछ जैसे बच्चा एडल्ट हो जाएगा 18 साल की उम्र में, तब पॉलिसी शुरू होगी, तब पॉलिसी का पैसा मिलेगा। इसी तरह से रिटायरमेंट के टाइम पे पॉलिसी का पैसा मिलेगा। तो जितने टाइम के लिए ये पॉलिसी को डिफर किया जाता है उसको कहते हैं डिफरमेंट पीरियड, यानी कि जितनी टाइम के बाद वो शुरू होने वाली होती है, जो पीरियड कैलकुलेट होता है उसे कहते हैं डिफरमेंट पीरियड। फिर होता है असाइनमेंट। जैसे मैंने पहले बताया था, असाइनमेंट है, फिर जो असाइन करता है उसे असाइनर कहते हैं। जिसके नाम रिस्क जिसके नाम ट्रांसफर होती है राइट्स, उसको असाइनी कहते हैं। फिर नॉमिनेशन होता है कि आपने किसको नॉमिनेट किया है, आपके मरने के बाद किसको पैसा मिलने वाला है, तो वो नॉमिनेशन प्रक्रिया होती है। और जिसके नाम आप उसमें डालते हैं उसे पैसा मिलने वाला होता है, उसे नॉमिनी कहते हैं। फिर आता है विद प्रॉफिट और पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जिन पॉलिसीज में बोनस मिलता है उनको कहते हैं पार्टिसिपेटिंग लाइफ पॉलिसियां, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। और जिनमें बोनस नहीं मिलता है उनको कहते हैं विदाउट प्रॉफिट और नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज। बीच में ही पॉलिसी को खत्म करने की प्रक्रिया को सरेंडर कहते हैं, और जो पैसा मिलता है उसको सरेंडर वैल्यू कहा जाता है। उसके बाद आता है रिन्यूअल्स। हर साल जो रिन्यूअल्स होते हैं खासतौर से नॉन लाइफ इंश्योरेंस में, उनको हम रिन्यूअल्स कहते हैं। रिन्यूअल के टाइम पे नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है, रिस्क को दोबारा से असेस करके, कुछ सम एश्योर्ड को ऊपर नीचे करके, कम या ज्यादा करके नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, नई पॉलिसी बनाई जाती है, जिसे हम कहते हैं न्यू कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद फिर कवर नोट का कॉन्सेप्ट है। इमीडिएटली एक सर्टिफिकेट टाइप का दे दिया जाता है कि ये 15 दिन के लिए वैलिड है पॉलिसी आने से पहले, उसे हम लोग कवर नोट कहते हैं। इसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस की पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। फिर मोटर इंश्योरेंस में अगर 1 साल पूरी आपकी पॉलिसी चली और आपका कोई क्लेम नहीं आया, आपने कोई क्लेम नहीं किया, तो उसमें मिलता है नो क्लेम बोनस। तो उसे हम कहते हैं, उसमें कुछ पैसे, कुछ परसेंटेज, जैसे पहले साल में 20, दूसरी साल में 25%, इस तरह से परसेंटेज में ऑन डैमेज पोर्शन के ऊपर आपको बोनस मिलता है। उसे उसको हम कहते हैं नो क्लेम बोनस। इसी तरह से अगर पॉलिसी में क्लेम बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉलिसी में लॉस हो चुका है, तो उसमें प्रीमियम को बढ़ा दिया जाता है। इस बढ़े हुए प्रीमियम को नाम दिया जाता है मालूस। तो ये मालूस का है। उसके बाद आता है डिडक्टिबल और एक्सिस। ये डिडक्टिबल और एक्सिस क्या है? हर पॉलिसी में कुछ ना कुछ अमाउंट ऐसा रखा जाता है जिसे कहते हैं सेल्फ इंश्योरेंस, यानी कि वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है बीमा धारक को, उसको कहते हैं डिडक्टिबल और एक्सिस। इसके बाद एक टर्म यूज होती है फ्रेंचाइज। अब फ्रेंचाइज क्या है कि एक सर्टेन अमाउंट डिसाइड कर ली जाती है। उदाहरण के तौर पर ये डिसाइड कर लिया इंश्योरेंस कंपनी ने कि 50,000 तक का कोई भी क्लेम आएगा तो हम कुछ भी पे नहीं करेंगे, और 50,000 के ऊपर आएगा तो 100% पे करेंगे, तो इसको हम कहते हैं फ्रेंचाइज। तो और दोनों के बीच में आपने डिफरेंस समझ लिया, एक्साइज, एक्सिस और फ्रेंचाइज। एक्सिस वो है कि एक सर्टेन अमाउंट हर क्लेम में से कट के ही आपको मिलने वाला है। फ्रेंचाइज वो है कि उस लिमिट तक, फ्रेंचाइज जहां तक सेट है, फ्रेंचाइज तक आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। फ्रेंचाइज के ऊपर जैसे ही क्लेम निकलता है आपको 100% पैसा मिलेगा क्लेम का। उसके बाद होता है वैल्यूड पॉलिसी, एग्रीड वैल्यू एडमिटेड पॉलिसी। कुछ पॉलिसियों को पहले से ही एग्री कर लिया जाता है कि अगर क्लेम आएगा तो उसमें इतना पैसा मिलने वाला है, उसमें डेप्रिसिएशन का कोई भी या अप्रिसिएशन का कोई भी चांस नहीं होता है। फिर होता है फुल वैल्यू पॉलिसी, where the policy holder states that the sum assured is the true and full value of the subject matter of insurance. This type of policy can be used for household goods. हाउस होल्ड गुड्स है, उसमें जो उसने कह दिया कि मेरा फ्रिज इतने का है, टीवी इतने की है, फर्नीचर इतने का है, वो सारा का सारा माल लिया जाता है, और उसको कहते हैं फुल वैल्यू पॉलिसीज। उसके बाद आता है फर्स्ट लॉस पॉलिसीज। अब ये क्या है? First loss policies, these policies fix the sum assured as less than the full value as it is unlikely that the loss would be total. This can be used in burglary insurance. इसमें एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है कि जो भी आप प्रीमियम देंगे उसका इतने % हम
पे करेंगे, उसे कहते हैं फर्स्ट लॉस पॉलिसी। इसके बाद आता है फ्लोटर पॉलिसी। अब फायर पॉलिसी में खासतौर से ये टर्म चलती है। उसमें क्या होता है, आपके 4 सिटी में गोडाउन हैं, आपने सबका इंश्योरेंस कराना है, तो सबका इंश्योरेंस एक ही पॉलिसी में हो जाएगा, उसे हम कहते हैं फ्लोटर पॉलिसी। उसमें सारे गोडाउन की लोकेशन लिख दी जाती है, एड्रेस लिख दी जाता है, और जितने का भी सम एश्योर्ड उसको चाहिए होता है, चारों का मिला के, पांचों का मिला के, जितने भी गोडाउन है उनके, वो एक ही सम एश्योर्ड पे वो प्रीमियम कैलकुलेट कर लिया जाता है, उसे कहते हैं फ्लोटर पॉलिसी। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी होती है, जैसे सिंगल ट्रांजिट पॉलिसी होती है, अगर हम इसकी बात करें, मरीन कार्गो की बात करें। फिर ओपन पॉलिसी होती है। ओपन पॉलिसी क्या होती है कि पूरी साल का एस्टीमेट निकाल के और उसके अकॉर्डिंगली एक पॉलिसी बना दी जाती है, तो जैसे जैसे शिपमेंट जाता रहता है उसमें से वो डिक्लेयर करते रहते हैं, उसमें से वो माइनस होता रहता है, तो ये ओपन पॉलिसी के इसको ओपन पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसके बाद आता है इंक्रीज्ड वैल्यू पॉलिसी। Increased value policies provide for increase in the value of goods due to the increase in market value of the goods at destination. The type of policies applies to marine cargo insurance. अब मरीन कार्गो इंश्योरेंस में क्या होता है कि जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचा उस टाइम पे कीमत बढ़ गई, तो वो उसी के हिसाब से ही वो पॉलिसी में क्लेम आपको मिलने वाला है, यानी कि बढ़ी हुई वैल्यू पे ही आपको क्लेम मिलने वाला है। फिर ड्यूटी इंश्योरेंस होता है, जो इंपोर्ट ड्यूटी आप पे करते हो, कस्टम ड्यूटी जो आप पे करते हो, उसका इंश्योरेंस को हम ड्यूटी इंश्योरेंस कहते हैं। फिर टाइम और वॉयज पॉलिसीज आर इशूड फॉर हल इंश्योरेंस। जो जहाज के इंश्योरेंस होते हैं, पानी के शिप के इंश्योरेंस होते हैं, उनको टाइम और वॉयज पॉलिसी उनके लिए इशू की जाती हैं। वो फिक्स टर्म के लिए इशू की जाती हैं, उसमें टाइम डिसाइड कर लिया जाता है। जनरली 12 महीने के लिए होती है, लेकिन कहीं कहीं इसका टाइम बढ़ा भी दिया जाता है। फिर आते हैं इंस्टीट्यूट कार्गो क्लाउजेस। ये क्या है? इंस्टीट्यूट कार्गो क्लाउज आर ड्राफ्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन अंडरराइटर्स एंड यूज्ड इंटरनेशनली। ये इंस्टीट्यूट कार्गो क्लाउज, जिसे आईसीसी कहते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म जिसकी आईसीसी है, वो एक इंस्टीट्यूट है लंदन अंडरराइटर्स के नाम से, उसने ये ड्राफ्ट किया है। इसमें कई तरह के कवरेज, अलग अलग क्लाउज क्लाउज में अलग अलग कवरेज दे दिए जाते हैं। इसके बाद आता है एक्चुअल टोटल लॉस। अब ये क्या है? एक्चुअल टोटल लॉस इज वेयर अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज डिस्ट्रॉय बियॉन्ड रिपेयर। अब वो रिपेयर नहीं हो सकता, तो उसे हम क्या कहते हैं? टोटल लॉस में डाल देते हैं। फिर होता है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। वो वहां पे होता है कि किसी भी कंसाइनमेंट को बचाने के लिए अगर हम कॉस्ट लगा रहे हैं, कोई उस कार्गो समुद्र में गिर गया, उसको निकालने में जो कॉस्ट आ रही है वो उससे, उस कार्गो की वैल्यू से ज्यादा हो रही है, तो उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। फिर आता है एवरेज क्लाउज। अब एवरेज क्लाउज क्या है? इज द एवरेज क्लाउज इज यूज्ड व्हेन एन इंश्योर्ड deliberately अंडर state the value of the property insured and a result their contribution to the insurance pool is lower than the risk insured. अब एवरेज क्लाउज क्या है कि इंश्योरेंस कम वैल्यू का किया जाता है। अगर किसी एसेट की वैल्यू सपोज 1 लाख है, लेकिन इसने इंश्योरेंस 75 लाख का किया है, तो उसको उसको क्लेम भी उसी तरह से, उसी रेशो में कम मिलेगा, तो ये इसको कहते हैं एवरेज क्लाउज। फिर आता है जनरल एवरेज। जनरल एवरेज है कि हम कोई कार्गो को सेक्रीफाइस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शिप जा रहा है, उसमें बहुत सी पार्टीज का कार्गो उस पर लदा हुआ है, अब वो अचानक से डूबने लगता है, तो जो क्रू मेंबर्स हैं वो कुछ कार्गो समुद्र में फेंक देते हैं उसको हल्का करने के लिए। तो जो कार्गो समुद्र में फेंका जाता है, उसमें जो भी लॉस होता है, जितने भी कार्गो बच जाते हैं, उन सब में वो लॉस उसकी वैल्यू के हिसाब से डिवाइड कर लिया जाता है, और वो इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस को पे करती है, तो उसको हम कहते हैं जनरल एवरेज लॉस। फिर होते हैं पर्टिकुलर एवरेज। पर्टिकुलर एवरेज लॉस इज पार्शियल लॉस कॉज्ड बाय ए पेरल इंश्योर्ड अगेंस्ट एंड इज नॉट ए जनरल एवरेज लॉस। अब एक एक पेरल ने कुछ लॉस कर दिया, तो उसको हम कहते हैं पार्टिकुलर एवरेज लॉस, यानी कि एक पेरल की वजह से जो लॉस हुआ। द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एवरेज एंड पार्शियल एवरेज आर टर्म्स यूज्ड इन मरीन इंश्योरेंस। ये मरीन इंश्योरेंस में यूज किए जाते हैं, जनरल एवरेज, पार्टिकुलर एवरेज और एवरेज क्लाउज। वॉट एवर द रिकवर फ्रॉम ए डैमेज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड साल्वेज। जो कुछ भी माल बच जाता है, खराब हुआ माल, उसे हम कहते हैं साल्वेज। फिर आता है रिप्लेसमेंट। अब ये क्या है? अनदर वे ऑफ सेटलिंग क्लेम इज यूजिंग रिप्लेसमेंट। दिस इज वेयर द लॉस्ट प्रॉपर्टी इज रिप्लेस विद ए न्यू वन। इसमें क्या होता है कि पुरानी कोई प्रॉपर्टी है, पुरानी एसेट है, उसको नई एसेट से कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसका एग्जांपल है ज्वेलरी, वेयर द वैल्यू इज डिफिकल्ट टू असेस, और शॉप विंडोज विच आर अनेबल टू बी रिपेयर्ड।
अब यहाँ ज्वेलरी पे रिपेयर करना भी मुश्किल है, और क्या होता है, उसको असिस्ट करना भी मुश्किल है, तो वो उसका बदले में नया दे दिया जाता है, पुराना इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉपर्टी माना जाता है। जनरल इंफॉर्मेशन में क्या है, मार्केट एग्रीमेंट्स होते हैं। दे आर इनफॉर्मल एग्रीमेंट नॉन एज मार्केट एग्रीमेंट विच एग्जिस्ट बिटवीन द 4 पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी। जो 4 इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट की है, उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट किए हुए हैं, ताकि उनके जो बिजनेस है ना, उसमें कोई आपस में रुकावट ना आए, कोई ऐसा अनहेल्दी कंपटीशन, खामखा कंपटीशन उनके बीच में ना हो जाए। इन सबको दूर करने के लिए वहां पे कुछ एग्रीमेंट्स आपस में इन्होंने किए हैं, उसे हम कहते हैं मार्केट एग्रीमेंट। फिर होता है सोलेटियम फंड। अब सोलेटियम फंड को जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और जनरल इंश्योरेंस कंपनी मिलकर एक कंट्रीब्यूट करके एक फंड क्रिएट करती हैं, जो कि हिट एंड रन केसेज हैं। कोई गाड़ी आई, किसी को मारा और निकल ली, और उस गाड़ी का नंबर भी पता नहीं चल पाता, ऐसे केसेस के जो विक्टिम्स हैं, उनकी जो फैमिली है, वहां उनको उस फंड से पैसा दिया जाता है, उसे कहते हैं सोलेटियम फंड। फिर आर्बिट्रेशन है, कुछ डिस्प्यूट हो गया इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में, बीमा कंपनी और बीमा धारक के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया, वो जाएगा किसी जज के पास, उस जज को कहते हैं आर्बिट्रेटर, और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं आर्बिट्रेशन। फिर एक टर्म यूज होती है IBNR, इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड क्लेम्स, यानी कि क्लेम्स तो आए थे, लेकिन इंश्योर्ड ने अभी तक इंश्योरेंस कंपनी की वो नॉलेज में लेके नहीं आया है, उसको इंटीमेट नहीं किया है, उन क्लेम्स को कहते हैं IBNR क्लेम्स। फिर आते हैं को इंश्योरेंस। एक एक दो से ज्यादा कंपनी आपस में मिलकर किसी भी रिस्क को अंडरराइट करती हैं, तो उसे कहते हैं को इंश्योरेंस। जितना वो जिस अनुपात में वो अपना शेयर रखती है, उसी अनुपात में उनको प्रीमियम मिलता है, और उसी अनुपात में उनको क्लेम के टाइम पे क्लेम देना पड़ता है, उसे कहते हैं को इंश्योरेंस। इसके बाद आता है एक को पेमेंट और को पे। अब ये को पे क्या है और को पेमेंट क्या है? हेल्थ पॉलिसी में कुछ पॉलिसीज बना दी जाती है, सपोज 20-80, कोई भी क्लेम आएगा 20% तो बीमा धारक बियर करेगा और 80% इंश्योरेंस कंपनी देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो इस तरह की टर्म्स को हम कहते हैं कोपे या को पेमेंट। अब ये हमारा जो चैप्टर है, इसको थोड़ा सा हम समराइज करने की कोशिश करते हैं। एक्सेप्ट फॉर मेरीन कार्गो इंश्योरेंस, ऑल इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन बिगन विद ए प्रपोजल। मरीन इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी जितने तरह की इंश्योरेंस होती हैं, उन सब में प्रपोजल फॉर्म को भरवाया जाता है। Insurance documentation given to an insured will include information detailing the subject matter of insurance, the sum insured, any endorsement, the term of the contract, exclusion, and any condition attached to the पॉलिसी। अब इसके जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, उसमें सारी इंफॉर्मेशन भरी जाती है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस क्या है, सम इंश्योर्ड कितना है, कोई इंडोर्समेंट कितने लगे हैं इसमें, ये सारी चीजें उसी का पार्ट होती है। Life insurance policies have option of limited payment where premium are paid for a short period of time, or single payment where the entire premium is paid at the start of the policy। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है, ऑप्शंस होते हैं लिमिटेड पेमेंट के, यानी कि 15 साल पॉलिसी चलेगी, 12 साल आपको पैसा देना है, या फिर पूरी पॉलिसी का आप एक बार में प्रीमियम दे दो, सिंगल प्रीमियम दे दो। ये सारे की सारी टर्म्स जो है यूज होती है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में। ईच रिन्यूअल ऑफ ए जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी इज ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी रिन्यूअल्स होते हैं जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसीज में, वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट होता है हर साल। उसमें लॉस को दोबारा से असेस किया जा सकता है, सम इंश्योर्ड को ऊपर नीचे किया जा सकता है, तो वो दोबारा से ही ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है। प्रीमियम सेट असाइड टू कवर द कॉस्ट ऑफ क्लेम्स इज कॉल्ड प्रीमियम रिजर्व। कुछ प्रीमियम को एक रिजर्व के तौर पे रखा जाता है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई क्लेम्स इस तरह के आते हैं, कोई लायबिलिटी क्लेम्स की बनती है, तो वहां से उसको मीट आउट किया जाता है, उसे कहते हैं प्रीमियम रिजर्व। तो ये था आज का चैप्टर नंबर 7। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर इसमें आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई आपका सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपके लिए ये सारे के सारे चैप्टर जल्दी से जल्दी कवर कर दूं, ताकि आप पढ़कर इंश्योरेंस सेक्टर में अपना एक मुकाम बना पाएं, वहां पर अच्छी सी नौकरी पा पाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, इमीडिएटली आप तक रिंग पहुंच जाए, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएं।